हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे यूपी लेखपाल एग्जाम 2026 की। इसकी आंसर की देखेंगे। पेपर हो चुका है। इसके टोटल 100 प्रश्न थे इस पेपर में, जिसमें से हम 90 प्रश्न देखेंगे, 10 प्रश्न डीआई के छोड़ देंगे। उसकी अगर होगा तो बाद में आप लोग डिमांड करोगे तो उसकी आंसर की अलग से दे देंगे, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी प्रोवाइड कराना है, तो इसीलिए ये 90 प्रश्न की अभी आंसर की हम देख लेते हैं। ठीक है। पेपर के अगर लेवल पर बात करें तो पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ के बीच में था। टफ क्यों हुआ, मतलब मॉडरेट टू टफ क्यों लग रहा है ये, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चले गए लोग। जैसे मैं दो तीन प्रश्न में ऐसे बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा। इसमें ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही फैक्चुअल चले गए। ठीक है। ऐसे ही सात आठ और प्रश्न हैं जो नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं, इन्होंने बनाए ही इसलिए हैं जिससे कि स्टूडेंट के गलत हों, तो उन पर भी बात करेंगे। जैसे ही वो प्रश्न आएगा तो मैं बात करूंगा। ठीक है। और जल्दी से इसकी आंसर की देख लेते हैं। तो हिंदी के पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसका सी हो जाएगा। चार आदमी नहीं, यहाँ पर आदमियों होना चाहिए था। अध्यात्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अधि प्लस आत्म, यण स्वर संधि यहाँ पर होगी। इसके बाद निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? नहीं है पूछा गया, तो ये क्या हो जाएगा? उपकार का अपकार होता है। ठीक है, अनुचित नहीं होता। नमस्ते का नमा प्लस ते, इसका ये हो जाएगा। बहती गंगा में हाथ धोने मुहावरा, ठीक है, कि बहती गंगा में हाथ धो लिया उसने, मतलब कोई अवसर मिला तो उसका लाभ उठा लिया। जो रेड कलर से लगा है वही इसके आंसर है। ठीक है। इसके बाद सिंह शब्द का पर्यायवाची, तो सिंह का सब का पर्यायवाची वाकई ये तीनों हैं। गयंद नहीं है, गयंद क्या होता है? हाथी। इसके बाद नरेश धीरे धीरे बोलता है, रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय अव्यय है? रीतिवाचक। क्रिया कैसे हो रही है वो बता रहा है, तो धीरे धीरे हो रही है तो रीतिवाचक हो जाएगा। झरना का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो वारी नहीं है। वारी का मतलब जल होता है, बाकी सब झरना के पर्यायवाची है। इसके बाद निम्न शब्दों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें से शुद्ध वाक्य अगर देखें तो दो हैं, बी और सी भी है वैसे। ठीक है। मैक्सिमम जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वो है, मुझे कल जयपुर जाना है। इसके बाद किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? जब किसी चीज पर जोर देते हैं तो वहां निपात का प्रयोग होता है, तो आप पर जोर दिया जा रहा है भी लगा के। ठीक है, बी हो जाएगा। की स्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा है? रॉबर्ट टी पेन ने। अब वैसे नॉर्मली क्या पूछा जाता है कि की स्टोन प्रजाति क्या है? जो दूसरी प्रजातियों की जनसंख्या को क्या करते हैं, एक प्रकार से कंट्रोल रखता है। की स्टोन प्रजाति वो होती है जो पूरे समुदाय में एक संतुलन बना के रखती है, जैसे टाइगर वगैरह हो गए। तो ये पूछा जाता है, लेकिन इस बार इन्होंने क्या पूछ लिया कि शब्द ही किसने गढ़ा था, तो थोड़ा सा फैक्चुअल हो गया। ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, निम्न में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बहुत जितनी भी मतलब पहले से काम हुआ है या कोई करंट का वीडियो आया है, सबको आप सभी को बताया हुआ है। यहाँ तक कि अभी जो लास्ट में पेपर हुए थे साइंस एंड टेक के, उसमें भी एक दो प्रश्न था, उसका डिटेल सॉल्यूशन भी था। ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, विकेंद्रीकृत पूरा सर्वर होता है, नोड पर सभी बैठे होते हैं, जो भी डेटा चल रहा होता है सभी देख सकते हैं, लेकिन डेटा में बदलाव करने के लिए प्रक्रिया कठिन होती है। तो क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद आ जाएं, आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशनल ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती? तो ये थाईलैंड में हुई थी और उसी ने जीती थी, थाईलैंड ने। फिर आ जाएं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक को प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित? फिंगरप्रिंटिंग क्या है कि किसी व्यक्ति की पहचान करना, डीएनए मैच करना, ये सब तो एलेक जेफरीज द्वारा। निम्न में से किस युग्म का गलत मेल है? तो ये तो बहुत इजी था, मनरेगा 2005 में एक्ट आया है ना। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 2009। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? प्राण हो जाएगा ये। इसके बाद आ जाएं, ये करंट के थे, और लास्ट में करंट पे जितने भी आपके पेपर्स हुए मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे वहां से आ गए हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति के लिए जिम्मेदार इविल क्वार्टेट, मतलब चार मुख्य कारण जिससे जैव विविधता की हानि हो रही है, उसमें से तीन तो इन्होंने दे दिए, आवासीय क्षति, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, और निम्न में से कौन सा शामिल है? ये यूपीएससी लेवल का प्रश्न था आपका। ठीक है, ऐसी रिपोर्ट वगैरह ऐसी चीज़ों से जो निकल के आता है। ठीक है। अब अगर आप देखो इसको नॉर्मली,
तो इसमें क्या होगा, कुछ लोगों को बी भी लगेगा, जलवायु प्रेरित आवास स्थानांतरण, लेकिन नहीं, सहविलुप्तता है। सहविलुप्तता क्या होती है कि सपोज करो दो जानवर एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, हिरन है और चीता है। अब चीता हिरन पर डिपेंडेंट है, हिरन की अगर संख्या कम होगी इनकी अपने आप कम होने लगेगी। इसके बाद आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा सूर्य का अध्ययन करने वाला, बहुत सिंपल था, आदित्य L1 मिशन गया है, लैग्रांज बिंदु 1 पर ये स्थित है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिष्टी, मिष्टी से ये बहुत इनका फेवरेट योजना मुझे लग रहा है, पर्यावरण से रिलेटेड, इसमें कभी सन पूछा गया, मतलब बहुत कम से कम 5 या 6 बार ये प्रश्न रिपीट हो गया आप लोगों की योजनाओं में, ये कराया गया है। मिष्टी का फुल फॉर्म क्या है, देखो मिष्टी है मैंग्रोव से रिलेटेड, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स। और मैंग्रोव कहाँ लगते हैं, अगर थोड़ा सा भी आइडिया होता है, या जो भी पुराने किसी बैच के स्टूडेंट हैं या इस बैच में भी पढ़ाया गया, ठीक है, जिनकी समझ बन गई होगी तो वो समझ जाएंगे, मैंग्रोव शोर लाइन पर होते हैं, है ना, जहाँ पर समुद्र हो और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र मिलता हो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया, धारा 3 है। ये तो बहुत सिंपल होना चाहिए था, पूरा एक्ट की मेन धाराएं पढ़ाई गई थी आप सभी को। निम्न में से किसको दुनिया के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, तो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में ये आप लोगों को एमसीक्यूज कराए होंगे, वहां भी होगा जो अभी लास्ट में कराए थे एमसीक्यूज, प्लस इसको जब क्लासेज कर रहे होंगे इसका जिक्र आया होगा। मैंने बताया है कि फुमड़ी, कुछ लोग क्या होते हैं क्लास भी नहीं सुनते हैं, जबकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कई बार कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि जितना आपके सिलेबस में है, हम नहीं चाहते कि इसको इतना विस्तृत कर दें कि आप एक ही सब्जेक्ट में फिर लगने लगे कि कैसे रिवाइज करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें बोल के बताई जाती हैं, है ना। जो स्टूडेंट 1 या 2 बैच में रहे होंगे, 3 बैच में, तो उन्होंने अगर क्लासेस सही से सुनी होंगी, वो देख रहे होंगे बहुत से प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हुए होंगे। फुमड़ी वृक्ष होता, एक घास होती है जो तैरती है, ये तैरता हुआ है कहाँ पर, लोकटक झील है मणिपुर में, उस पर एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, तो चंद्र और भागा नामक दो सरिताएं हैं जो मिलती हैं और चेनाब नदी को बनाती हैं, तो चेनाब नदी को इस नाम से जाना जाता है। इसके भारत की पहली MWH, अब देखो जो लेटेस्ट आपके करंट अफेयर्स पर टेस्ट हुए थे उसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है, वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया, NTPC नेत्रा ग्रेटर नोएडा। जो करंट पर अभी लास्ट में 4-5 टेस्ट हुए, करंट साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट, उससे बहुत प्रश्न आए हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्षता कब जोड़ा गया, तो प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है आपका, 42वां संशोधन अधिनियम 1976, अखंडता और 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी, अब ये देखो नॉर्मल जो थोड़ा सा भी कंफ्यूज होगा ना या सही से नहीं पढ़ रहा होगा उसके लिए बना है, खान अब्दुल जब्बार खान, जब्बार खान नाम नहीं था, खान अब्दुल गफ्फार खान था। देखो जिनका ये पेपर है उन्होंने भी लिखा है, इन्हें बोला जाता था सीमांत गांधी। लाल कुर्ती आंदोलन, पश्तो नामक पत्रिका ये निकालते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, अफगानिस्तान वगैरह में जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था वहाँ पर बहुत एक्टिव थे। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए किस वेब मोबाइल आधारित टूल, अब देखो ये प्रश्न इस योजना के बारे में कुछ ना पूछ के ये क्या पूछ रहे हैं, कौन सा टूल लॉन्च किया गया है, और इंटरनल जानकारी कभी कभी ये रिलीज भी नहीं करते हैं, छोटी सी एक इंफॉर्मेशन निकलती है ना, तो ये कौशल पंजी टूल है। इसके भारत में निम्न में से किस विधान के अंतर्गत तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचित किया गया, ये आप लोगों को पढ़ाया गया जब आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बता रहे थे, उसमें ही बताया कि इसी के अंतर्गत CRZ रेगुलेट होते हैं, तो डी हो जाएगा। भारत की संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की, बहुत सिंपल होना चाहिए पॉलिटी वालों के लिए, पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946। फिर 11 दिसंबर को दूसरी हुई थी, उसमें राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। इसके बाद ये करंट का आ गया, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया था, ये हो जाएगा लोहना उत्तर ग्राम पंचायत मधुबनी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस सदस्य ने की है, बहुत सिंपल होना चाहिए था, ब्राजील के पास इसकी वो थी, वो मोदी जी, दो ही लोग थे इस बार बड़े लोग, बाकी लोग नहीं थे, जिनपिंग वगैरह नहीं गए थे, पुतिन नहीं गए थे, ठीक है। तो लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा मोदी जी के मित्र हैं, ये थे ब्राजील के राष्ट्रपति और मोदी, इन्होंने अध्यक्षता की थी।
कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो बहुत करीब से संबंधित प्रजातियां जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हो अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती? ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी स्टैंडर्ड का आया था, गॉस का नियम बोलता है ये चीज। दो प्रजातियां हैं जो सीमित संसाधन हो, जिनकी जरूरतें एक जैसी हो, तो फिर क्या है, अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों का समर्थन करता है? ये देखो, नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम ये वाला जो शुरू हुआ था वो आपका शुरू हुआ था राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम। ठीक है, कुछ लोग गोवर्धन में भी कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि ये भी जैव या कृषि अपशिष्ट को इसी प्रकार से कंपोस्ट खाद या संयंत्र लगाने से संबंधित है। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 अभियान चुनौतीपूर्ण और सर्वाधिक गंदे स्थानों में परिवर्तन के लिए 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा इन स्तंभों में से एक नहीं है? तो ये कौन सा है? सफाई का संचार। प्लासी का युद्ध बहुत सिंपल होना चाहिए था। अपनी विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया? तो मीर जाफर को। सिराजुद्दौला को मार दिया तो इसी ने धोखा दिया था, ये सेनापति था। और फिर बाद में 3 साल बाद इसे हटा के मीर कासिम को बनाएंगे। ये तो बहुत सिंपल होना चाहिए था। ये वाला भी बताया है, अगर आप लोग पढ़ोगे, जैसा मैंने बोला है कि या तो आपका लिखा होगा, लिखा नहीं होगा तो बोल के तो कई बार बताया है। क्या होता है जब कोई ऐसा अपशिष्ट जो बायोडिग्रेड नहीं हो रहा है किसी एक जानवर के अंदर चला जाए, उसे बोलते हैं जैव संचयन। हिरन ने जैसे घास खाई और घास में पेस्टिसाइड कोई ऐसा डाला है कि उसके अंदर चला गया, अब हिरन के अंदर वो है। अब जब उस हिरन को कोई खाएगा, शेर वगैरह, तो वो उसे बोलते हैं जैव आवर्धन। जब वो एक स्तर से दूसरे स्तर में ट्रांसफर होता है, और ये यही पूछ रहा है, जैव आवर्धन। निम्न में से किसने भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद नामक संकल्पना प्रस्तुत की? ग्रिफिथ टेलर हैं। ये भी देखो बहुत ज्यादा फैक्चुअल है। उल्कापिंड के गिरने से निम्न में से क्रेटर झील, कौन सी क्रेटर झील बनी है? लोनार झील जिसे बोलते हैं। बहुत सिंपल था ये, आराम से हो जाना चाहिए था, महाराष्ट्र के बुल्ढाड़ा में। उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान नवंबर 2025 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? ये तो आपके जो बेसिक क्लास नोट है उसमें ही है, आरडीआई, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था? बहुत सिंपल होना चाहिए था, है ना। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। लाहौर अधिवेशन 1929। और 26 जनवरी 1930 को इन्होंने पूर्ण स्वराज मनाया भी था तिरंगा लहरा के, इसीलिए 26 जनवरी का दिन इंपॉर्टेंट हो गया था। फिर ये वाला देखो, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया, इतने डीप नहीं जाते हैं लोग, है ना। तो जोखिम का मतलब इन्होंने बोला है एनडीएमए के अनुसार जोखिम क्या होती है? जोखिम इज इक्वल टू खतरा गुणे सुभेद्यता गुणे अनावरण। अगर इसको अंग्रेजी में पढ़ोगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आएगा। रिस्क इज इक्वल टू हजार्ड, वल्नरेबिलिटी और एक्सपोजर। फिर अपॉन तीनों को डिवाइड कर दो कॉपिंग कैपेसिटीज। किस समाजशास्त्री ने सामिरमेट, हाँ सामिरपेट गांव का अध्ययन किया और इंडियाज चेंजिंग विलेजेज लिखी? एमसी दुबे हो जाएंगे इसके। मानव विजन, ये वाला देखो करंट वही बोला गया ना, करंट अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। हालांकि ये हम लोगों ने भी देखा था और एक दो बार इस पर चर्चा हुई थी। लेटेस्ट टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारी चीजें ऐसी चर्चा होती रहती है जो स्टूडेंट अगर मिस करता है। सबका 5 अक्षर मोदी जी ये करते हैं, क्रोनोलॉजिकल बना देते हैं मानव विजन, है ना, ये करके बनाए। तो इसका क्या हो गया था? नेशनल सोवरेनिटी, कि एआई का प्रयोग हो तो क्या नेशनल सोवरेनिटी को वो खतरा ना हो, है ना। अकाउंटेबल ऐसे हो गया, इस तरीके से इन्होंने दिया था। तो ये क्या हो जाएगा? सी। रेपो दर बहुत सिंपल, कई बार ग्रुप कॉल पे भी ये पढ़ाया है कि जो गवर्नमेंट प्रतिभूतियां हैं उनको गिरवी रख के ये क्या लोन देता है आरबीआई। फिर ये वाले प्रश्न हम छोड़े दे रहे हैं अभी, डीआई वाले। आगे चलते हैं, 55 से देखते हैं। 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद जो कि राष्ट्रपति थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे इनके बाद? तो बीडी जत्ती थे जो उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने संभाला था। इसके बाद कॉप 26 पूछ लिया, बताइए। कॉप 30 हो चुका है, उसका नहीं पूछा, 26। लेकिन ये फेमस है, आपके नोट में है। आप लोगों को मैंने बताया था ग्लासगो सम्मेलन, और यहीं पर मोदी जी ने क्या बोला था? पंचामृत की घोषणा की थी, इसलिए फेमस है, लिखा है आपके नोट में। आगे चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की विधायिका एक सदनी है? तो ये तो बड़ा सिंपल होना चाहिए था। टोटल 6 राज्य ही हैं जिनकी विधायिका क्या है? एक सदनी है।
यूपी ले लो, बिहार ले लो, कर्नाटक ले लो, तेलंगाना ले लो, और तेलंगाना से आंध्र से बन के निकल के तेलंगाना बना है ना, तो आंध्र में भी है। तो इसमें कौन नहीं है? मध्य प्रदेश नहीं है। भारत की योजना आयोग की स्थापना, ये तो सिंपल फैक्ट है, मार्च 1950 में स्थापना हुई थी। गरीबी और समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट है निम्न में से किस संगठन द्वारा? कुछ प्रश्न ऐसे आए हैं जो समझदारी वाले थे, लोग कॉमन सेंस लगाएं, क्योंकि इन्होंने किसी रिपोर्ट विशेष का ना वो भी नहीं किया जिक्र, ठीक है, कि किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो गरीबी पर हाल ही में विश्व बैंक ने 1 साल पहले एक रिपोर्ट जारी की थी, भारत में ही इन्होंने बोला था कि भारत में गरीबी अब 8 पॉइंट समथिंग रह गई है, ठीक है, और भारत ने कुछ 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। ऐसी रिपोर्टें ये जारी करता रहता है, एलिमिनेशन से भी हो जाता बाकी। आगे चलते हैं, समवर्ती चुनाव, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी अध्यक्षता में समिति बनी थी और 2 सितंबर 2023 को बनी थी। 2024 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। कौन से अंतरिक्ष मिशन ने सबसे पहले मानवों को चंद्र? अब ये देखो क्वेश्चन बना ही है कि जो आप अपने नॉलेज पर कितने कॉन्फिडेंट हो, तो ये क्या हो जाएगा? अपोलो 11 था, ये 11 कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो ये ई हो जाएगा। निम्न में से कौन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था जब कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, गांधी जी ने कार्यकारिणी में शामिल होने से इनकार कर दिया, तो ये फिर अपना एक अलग से इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? हिस्ट्री तो बहुत आसान हो जानी चाहिए थी। देखो, माउंटबेटन थे पहले, और इसके बाद दूसरे बने थे जो भारतीय थे, राजा जी ने बोला जाता है, श्री राजगोपालाचारी। क्योंकि ये फेमस क्यों है? इनका भी हाल ही में कोई घटना घटित हुई थी, आई थिंक राजा जी की कोई फोटो लगी थी संसद भवन में, मोदी जी ने कुछ किया था। भारत के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण, अब चूंकि ये इतना दूर दूर दे दिया, बहुत आसानी से हो जाना चाहिए था। हल्दिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल है, पारादीप उड़ीसा है, तो नीचे आ रहे हैं देखो, ये पूर्वी कोस्ट लाइन है ना, यहाँ से नीचे आ रहे हैं। ये हल्दिया है, फिर पारादीप मान लो, इसके बाद यहाँ पर विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश है, और चेन्नई में है आपका चेन्नई पोर्ट। तो क्या? 4, 1, 2, 3। आपतित सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत होता है? तो देखो, जो टोटल विकिरण पड़ता है उसका ये है कि 50% से कम विकिरण जो होता है उसका प्रकाश संश्लेषण में उपयोग हो सकता है। तो 50% से कम है, ये भाषा लिखी होती है, लेकिन इससे बाकी जो ऑप्शन है वो तो क्लोज ही नहीं है, तो ये 50% हो जाए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, अब देखो ये लोगों को लग रहा है कंप्यूटर टफ आया, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर, बार बार मैं कह रहा था, आप लोगों को बताता हूँ, जो बीपीओ वाले होंगे इनको मैंने बताया था कि चूंकि आप लोग वहाँ पर जा रहे हो, आपका काम कंप्यूटर पर क्या होगा सबसे ज़्यादा, कि आप कंप्यूटर में एमएस वर्ड का यूज करना पड़ेगा, एक्सेल का यूज करना पड़ेगा, यही सब है। डेटा एंट्री वगैरह करोगे या कुछ लेटर लिखोगे, कोई चीज़ें बनाओगे, ठीक है। तो हो सकता है इससे ज़्यादा प्रश्न पूछें, इसीलिए बहुत डिटेल में कराया गया था। एक एक वीडियो था इन पर, 1 1 घंटे से ज़्यादा का, जिसमें किस मीनू में क्या है, कौन सी शॉर्टकट की यूज करो, क्या होता है, प्लस वैल्यू एडिशन में शॉर्टकट की अलग से दी थी, ये सब चीज़ किया गया था, ठीक है। और अब देखो वहाँ पे तो नहीं आया, क्योंकि इनके पास और प्रश्न बनाने की बहुत संभावना थी। वो 2 वीडियो जो भी देख लेंगे, एमएस वर्ड पर अलग था, एक्सेल पर आप देखोगे जितनी चीज़ें एक्स्ट्रा आई हैं ना, सब है वहाँ पे, कि कौन से मीनू में क्या है, कौन से टैब के अंदर क्या है, सब कुछ एक एक दिखा के समझाया गया है। और वहीं से देखो आ गया, तो बीपीओ वालों के साथ नहीं आया, लेकिन लेखपाल वालों के साथ आ गया। और लेखपाल वालों को वही वीडियो आपके एग्जाम से 15 दिन पहले 2 2 बार वीडियो शेयर किए गए थे आपके टेलीग्राम ग्रुप में, उसको देखना जाके। ग्रुप पर क्लिक करो, फाइल लिंक पर क्लिक करो, ग्रुप के नाम के बाद लिंक पर वो वीडियो की लिंक दिए हैं, और बोला गया था इनको जरूर देख लेना, ठीक है। तो मार्क सिटेशन के लिए जो यूज करते हैं आप शॉर्टकट कीज, तो वो क्या है? अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई। फिर से अब आविष्कारक भी पूछ लिया, एमएस पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया? तो ये तो नॉर्मल रेगुलर क्लास या जो आपको एक पीडीएफ दी गई थी उसमें भी है, रॉबर्ट गैस्किन्स और डेनिस ऑस्टिन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Ctrl+5 का कार्य क्या है? तो स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग लागू करें, ये भी आपका जो शॉर्टकट कीज दी है ना उस पे है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक कौन सा नहीं होता है? कंपाइलर। कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, मीन्स एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ये कंपाइलर जो किसी प्रोग्राम को कंपाइल करता है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन अब देखो, ये बिल्कुल बाहर से, अब ये कंप्यूटर में देखो 2 जगह खोज रहे हैं, जो क्वेश्चन ये बना चुके थे
जितने प्रोटोकॉल्स थे, जो भी स्विच, हब, गेट, ये वो, अब ये खोज रहे हैं कि वैसा क्षेत्र फिर से खोजें जहाँ से ये प्रश्न बना सकें। तो फिर से वर्ड पर, पावर पॉइंट पर, बेसिक क्वेश्चन पर आ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन ये एडवांस बना रहे हैं। जैसे ये वाला आ गया कि मल्टीक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया था, है ना। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी भाषा, ये सब चीज़ें लोग नहीं देखते हैं। अब ये पूछ रहे हैं PLI डॉक्यूमेंट, ये सारे प्रश्न जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, वो देखो वर्ड वाला अगर आया है MS वर्ड से, तो उस वाले वीडियो क्लास में एक एक चीज़ मिल जाएगी, कौन सा फीचर है, क्या है, क्या नहीं है। तो डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? बैलून। यूनिवैक का पूरा नाम पूछ लिया है, तो यूनिवैक का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आगे चलते हैं। सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूट स्ट्रैप लोडर द्वारा डिस्क के किस पार्ट को एक्सेस किया जाता है? तो ब्लॉक 0 को। फिर पूछा गया है कौन सा हैडूप यूटिलिटी RDBMS HDFS के बीच संरचित डेटा ट्रांसफर करता है? इसको। निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? .odt। निम्न में कौन सी वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फ्रंट एंड मार्कअप भाषा है? तो वेब पेज वाला ये भी बहुत डिटेल में कराया गया है कि जितने भी वेब पेज होते हैं नॉर्मल क्लासेज में होगा, ये किससे? HTML भाषा में लिखे जाते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में गीगो शब्द का अर्थ है, बहुत सिंपल होना चाहिए था, गार्बेज इन गार्बेज आउट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शन कमांड किस टैब के अंतर्गत आता है? ये सारे टैब, मीनू, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में कराएंगे, जैसा मैंने बोला उस वीडियो में, वो भी दिखाते हुए करके दिखाएंगे ये कि किस टैब के अंदर कौन कौन सी मीनू है। तो डेटा। इसके बाद MS पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू किस टैब के माध्यम से एक्सेस किया जाता है? .फाइल। ब्लूटूथ तकनीक का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति, अब फिर से यहाँ पर कर दिया इन्होंने, नाम पूछ रहे हैं ज़्यादातर कि किसके नाम पर रखा गया है। अगर कॉमन सेंस लगाते, नॉर्मल नहीं पता होता, तो ब्लूटूथ बनाना है, अब उसके नाम पर रखा गया है तो कुछ तो सिमिलैरिटी होनी चाहिए। तो जो बिलानटेंट थे, इनके नाम पर रखा गया, इसको इसी से ही वो निकला है ब्लूटूथ। फिर यूपी स्पेशल के प्रश्न तो इस बार बहुत सिंपल दे दिए, और जो करंट वाले आए हैं करंट बेस्ड, वो मैक्सिमम क्वेश्चन हमने लास्ट में करंट में किए थे, ठीक है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय सबको पता होना चाहिए, वाराणसी आप लोगों को दिए हैं, जितने इंस्टीट्यूट हैं उनका पूरा डिटेल दी है। बुंदेलखंड का नाम ही आ गया तो झांसी आ जाना चाहिए था वहीं से। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी आपकी कानपुर में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो इसके लगे हुए हैं इनके, यही सही है, ठीक है, 2D वाला। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सम्मेलन, ये अभी करंट का ही आपके जो MCQs कराए थे उसमें था, गोरखपुर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में, बहुत सिंपल होना चाहिए था, लखीमपुर खीरी, एक ही तो राष्ट्रीय उद्यान है। ये थोड़ा क्वेश्चन टफ था, हालांकि ललित कला अकादमी पढ़ रहे हो तो वहाँ पर होना चाहिए था पहला अध्यक्ष, ठीक है। वैसे नॉर्मली ऐसे नहीं पूछते, बहुत सारी अकादमियाँ होती हैं, उनके पहले अध्यक्ष पूछने लगे, चेयरमैन पूछने लगे। ये उस टाइम पर CM भी थे, और यही डॉक्टर संपूर्णानंद जी इसी के अध्यक्ष भी थे, ललित कला अकादमी की, इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद आ जाएं, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, बहुत सिंपल होना चाहिए था, कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। इसके उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा मंदिर स्थल गुप्त काल से संबंधित है? ये भी बहुत सिंपल होने चाहिए थे, दोनों मंदिर आ गए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतर गांव का जो ईंटों से बना है कानपुर के पास। कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान पूछ दिया है, जो FTI में जिनकी बंदरगाहों की ट्रेनिंग हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई है? 1988 में। ये बहुत सिंपल आ गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में देवा शरीफ दरगाह निम्न में से किस सूफी संत से संबंधित है? हाजी वारिस अली शाह से। उत्तर प्रदेश की कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? गिरजा देवी, है ना, ये कराया हुआ है, बनारस घराने से संबंधित थी, कई बार बोला गया है। बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति शुरू से अंत तक जो ग्रुप कॉल हो रही है, जो लिखा गया, जो बोला गया, सब कुछ फॉलो कर रहा है, आराम से 10 से 12 क्वेश्चन का उसे एज मिल ही जाता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए। अब ODOP योजना के तहत काला नमक चावल है, जो कि सिद्धार्थनगर का क्या है, ODOP प्रोडक्ट है। अगर नहीं पता है किसी को, नॉर्मली नहीं पता है, जैसे मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं सेंस क्या लगाऊंगा? सिद्धार्थनगर। नाम किस पर के नाम पर रखा गया है? गौतम बुद्ध के नाम पर सिद्धार्थनगर रखा गया है। काला नमक चावल उसे बोलते ही हैं, तो ये सुनहरा चावल, सोना चावल और काला चावल बोलने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि काला नमक चावल उसका नाम, तो बुद्ध चावल आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के
भीमनगर जिले का नाम बदल, ये अभी लेटेस्ट हमने सारे जिलों की पीडीएफ दी थी, उसमें भी ये दिया गया था कि पहले तक बीच में नाम बदला गया, जब बसपा की सरकार थी 2012 में सपा सरकार आई तो नाम फिर चेंज करके संभली कर दिया गया था, उसमें ये है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष जो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, बहुत सिंपल होना चाहिए था, 24 जनवरी, क्योंकि इसी दिन जो संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश बना था, नाम रखा गया था। उत्तर प्रदेश में 2025 में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य, ये आपके करंट वाले क्वेश्चन कराए थे, उससे था कि जो इको सेंसिटिव जोन, ये तो ज्यों का त्यों क्वेश्चन दिया गया था, पार्वती अर्गा हो जाएगा, गोंडा में है। ये बोला गया था बार बार कि जितने भी लोगों को साइंस के क्षेत्र में जो भी पुरस्कार, चाहे पद्म पुरस्कार हो, भारत रत्न हो, और साथ में आपके विज्ञान वाले पुरस्कार हो, तो देखने को बोला गया था, कराए भी गए थे क्वेश्चन, सोनिया नित्यानंद हो जाएंगे। ये सिंपल था, मुंशी प्रेमचंद के कौन से उपन्यास नहीं है इनमें से, तो अगर नहीं भी आ रहा है तो आनंद मठ तो सब लोगों को पता ही होता है कि आनंद मठ किसका है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये भी करंट से रिलेटेड था, हॉकी। किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, बहुत सिंपल था, सूरसेन। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किए, ये भी क्वेश्चन आपके करंट के जितने भी अभी क्वेश्चन टेस्ट हुए थे उनमें भी आया था, और ऑपरेशन त्रिनेत्र आपका 1 या 2 बार रिपीट हो गया ये, ठीक है, 2.0 शुरू किया गया था। इसमें क्या करते हैं, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के द्वारा व्यक्ति की पहचान की जाती है, और इसको जोड़ दिया इन्होंने किसमें, हालांकि ये ओपन उसमें नहीं आया, लेकिन ये भी है कि जो विचाराधीन कैदी हैं इनकी स्थिति को ट्रैक करने के लिए अंडर ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम यूटीएमएस से भी इनको जोड़ा गया, तो 2 और 3 हो जाएंगे, 2 तो श्योर है, एक है नहीं, क्योंकि ये वाला आपका 2020 के बाद आया है, ठीक है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र 2.0 तो अभी आया है 2-2.5 साल के अंदर। स्वतंत्रता के तुरंत बाद संयुक्त प्रांत, अब उत्तर प्रदेश के पहले, अब ये क्वेश्चन पूछने का मतलब, नॉर्मली ये चाह रहे हैं कि कहीं किसी भी पद पर कोई व्यक्ति बैठा हो उसको जाने, है ना, कोई मतलब नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा राज्यपाल लोग पढ़ लेते हैं, विधानसभा अध्यक्ष पढ़ लेते हैं, विधान परिषद अध्यक्ष पढ़ लेते हैं, और मुख्यमंत्री पढ़ लेते हैं, है ना। अब ये आईजीपी तक पहुंच गए हैं, तो ये क्वेश्चन है ही कि नॉर्मली कर ना पाए, जो तुक्के वाले हैं, किसी के सही हो गया तो हो गया, बीएन लाहिड़ी हो जाएंगे। इसके बाद ये भी सिंपल क्वेश्चन था, अगर डायरेक्ट नहीं, वैसे तो जो जिलावार पीडीएफ है उसमें है सारी चीज़ें, अगर डायरेक्ट नहीं भी पता था तो आप इसको अनपरा को वो कर सकते थे कैंसिल, परीक्षा झांसी में इसको कैंसिल कर सकते थे, तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला एटा में है, और ये रोसा कहाँ है, शाहजहाँपुर। यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नॉर्मल क्या है, देखो पेपर में अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड थे, नॉर्मली लोग नहीं पढ़ते हैं, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कम से कम अगर यहाँ से देखें अभी का, क्योंकि कट ऑफ पर हम बात करेंगे 2-3 दिन बाद, जब आपकी आंसर की आ जाएगी, पहली आंसर की सब मिला लेंगे, तो हम एक गूगल फॉर्म देंगे और डेटा पर बात करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर नॉर्मल देखें तो 20 प्रश्न ऐसे थे जो कठिन स्तर के थे, ठीक है, जो नॉर्मली लोग नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा उन्हें सोचना पड़ा होगा और गैस लगा के करना पड़ा होगा अपना जो भी नॉलेज है। तो 20 प्रश्न देख लें तो ऐसे थे, बाकी प्रश्न आपके एक्सपेक्टेड था कि बाकी तो आपको करना ही चाहिए, जब इतना सिलेबस है और सब कुछ पढ़ना था तो नॉर्मल था, है ना। बाकी अब हम बात करेंगे आगे चल के, जैसे डेटा आ जाएगा, आप लोग पढ़ते रहो, जिन्होंने एग्जाम दे दिया है अगला फिर कोई भी एग्जाम देखो। लोअर पीसीएस का बैच चल रहा है, जिसको भी ज्वाइन करना है या बैच के संबंधित जानकारी चाहिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ तो लिंक मिल जाएगी, जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करोगे टेलीग्राम पर या फिर प्ले स्टोर पर तो ऐप मिल जाएगा, टेलीग्राम पर ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर भी सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।